स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एडमिशन 2026-27 सेशन के लिए पहली काउंसलिंग हो चुकी थी फर्स्ट राउंड की। उसके यहाँ पे अलॉटमेंट्स भी आ चुके थे एंड फाइनली यहाँ पे एडमिशन भी आप सबका प्रोविज़नल 25 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है। 22 जून से लेके 25 जून तक आप लोग नियरेस्ट NSTI में करवाने ज़रूर गए होंगे। जो कैंडिडेट्स करवा चुके हैं उन्हें अब आगे क्या करना है, या जो कैंडिडेट्स अभी नहीं करवाने वो करवाने जाने वाले हैं, अभी 2 दिन बचा हुआ है आपके पास, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको ज़रूर एडमिशन ले लेना चाहिए। एंड एडमिशन लेने के बाद क्या क्या ऐसा प्रोसेस बचेगा जो आपको करना है, वहाँ से जो स्लिप मिली है उसके साथ आपको क्या करना है, स्लिप में जो चीज़ें लिखी गई उनका क्या मतलब है, कब आपको अब आपके अलॉटेड कॉलेज में जाना होगा, ट्रांसफ़र राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। तो इन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपने प्रोविज़नल एडमिशन करा लिया तो अब आपको आगे क्या करना है वो पूरी चीज़ें आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमने व्हाट्सअप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। टेलीग्राम आए दिन देखिए बैन वगैरह होता रहता है, तो आप लोग व्हाट्सअप पे हमारे साथ जरूर जुड़ जाएगा। सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। और जो कैंडिडेट्स अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं उनके लिए हम डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट भी दिखा देंगे जो यहाँ पे NSTI में पेस्ट की गई, चिपकाई गई है कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपका जो अलॉटमेंट वहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपको जो प्रोविज़नल एडमिशन की स्लिप मिलती है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन रहेंगी। जब आप NSTI में प्रोविज़नल एडमिशन अपना ले लेंगे वहाँ पे आपको एक मिलेगा स्लिप, बाहर ही फॉर्म मिलता है जिस पर आप एक फ़ोटो पेस्ट करते हैं, उस पर अपनी सारी डिटेल भरते हैं, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं अपने, और वहाँ पे जाके अपना प्रोविज़नल एडमिशन कराते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के। ये कैंडिडेट यहाँ पे NSTI कानपुर में एडमिटेड हुए हैं, ठीक है, इनका एडमिशन NSTI कानपुर में हुआ है। बाकी प्रोविज़नल एडमिशन इन्होंने जो कराया वहाँ भी ये ठीक कानपुर ही गए हुए थे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वेरिफिकेशन हुआ, इनका पर्सनल वेरिफिकेशन हुआ, एकेडमिक हुआ, टेक्निकल हुआ और कम्युनिटी यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट या IWS है तो उसका वेरिफिकेशन किया गया है। रिमार्क्स में अगर आप देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है कि आप प्रोविजनली एडमिटेड हैं एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट, इसलिए आपको जो एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको एकेडमिक एंड टेक्निकल का बाकी सारा आपका जो डिटेल है वो आपको एक्चुअल आपका जो कॉलेज है वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी रिमार्क में आपके लिखा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके अगर लिखे हुए हैं तो उन सही फॉर्मेट्स को ओरिजिनल एंड आपका साथ में फ़ोटोकॉपी लेके आपको जाना होगा एक्चुअल एडमिशन के लिए। अब इस तरह की स्लिप आप सभी को मिली होगी जिन्होंने प्रोविज़नल एडमिशन ले लिया होगा। जो अभी लेने जा रहे होंगे एडमिशन उन्हें भी इस तरह की स्लिप मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको कॉलेज लॉक किया जाता है और आपको एक ये स्लिप जो है प्रिंट करके दे दी जाती है विद स्टाम्प एंड सिग्नेचर, जिसे आपको अपने पास रखना होता है। इस स्लिप को आपको लेके आपका जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में गए हैं वहीं पे आपको अलॉट भी हुआ, जैसे मान लीजिए आप NSTI इलाहाबाद गए और आपको NSTI इलाहाबाद ही अलॉट भी हुआ है, तो कई बार आपको बोला जाता है चलिए आप स्लिप मत लीजिए, आपका एडमिशन यहीं पे, आप डायरेक्ट यहाँ जाइएगा, बट जनरली आपको स्लिप दे दी जाती है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कुछ इस तरह का वहाँ पे पेज था कि आपको काउंसलिंग सबमिशन जो फीस है वो आपको ले जाना है, अलॉटमेंट की कॉपी ले जानी, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर अगर आपका है तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा या डिग्री जो भी उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर अपीयरिंग है तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि आपको दिया हुआ है ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में, उसे आपको भर के ले जाना है। अपीयरिंग प्रूफ एक आपको ले जाना है, जैसे अपने ITI से कोई आप लेटर बनवा लीजिए या पॉलीटेक्निक से, या अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ले जाइए, या आपका I कार्ड बना हो तो वो ले जाइए, या कोई अदर वैलिड प्रूफ आपको ले जाना है फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट, ठीक है। और अपना वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है जो कि 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड हो। EWS के केस में OBC हो तो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला हो, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर SC ST में है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, उसमें कितना भी ओल्ड हो जनरली वो चल जाता है। मेडिकल फिटनेस बहुत सारे छात्र पूछते हैं, मेडिकल फिटनेस कहीं कहीं पे ले लेते हैं, कहीं कहीं पे मेडिकल फिटनेस का यहाँ पे नहीं जमा होता है। आप जब एक्चुअल एडमिशन के लिए जाएंगे अपने जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें, तो आपसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाएगा। कुछ कुछ NSTI पहले भी ले लेते हैं, बाद में वही फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल आप एक्चुअल कॉलेज में भी जमा कर देते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अपना प्रोविज़नल एडमिशन करा लिया है, आपने प्रोविज़नल एडमिशन करा लिया मतलब अब आप सेकंड काउंसलिंग में एटलीस्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब आपका अब एक कॉलेज कोई भी लॉक हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन है कॉलेज चेंज करने का कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड में हिस्सा लें जो कि 27 जून को होगा, ठीक है। उसका रिजल्ट आएगा 29 जून को। ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड में हिस्सा वही ले सकते हैं जिनको उनकी फ़र्स्ट चॉइस ना मिली हो। अगर आपको आपकी फ़र्स्ट चॉइस मिली होगी तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जिन्हें सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ चॉइस मिली है
वो ट्रांसफ़र राउंड में 27 तारीख को हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वही हिस्सा ले सकते हैं जो इस डेट तक अपना प्रोविज़नल एडमिशन करा लेंगे। अगर आप यहाँ प्रोविज़नल एडमिशन कराने नहीं जाते तो ना तो आपको कॉलेज मिलेगा जो रह गया, और ना ही आप ट्रांसफ़र राउंड में हिस्सा ले पाएंगे। उस केस में आप सिर्फ सेकंड राउंड में हिस्सा ले सकते हैं, जब सेकंड काउंसलिंग 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक होगी उस केस में। ठीक है। अब जो ट्रांसफ़र राउंड में हिस्सा लेंगे, अगर उनका ट्रांसफ़र का रिजल्ट आता है और उनका जो है 29 तारीख को किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपका जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र होगा आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी मस्ट है, आपका कॉलेज फिर चेंज नहीं होगा, आपको दोबारा डीवी के लिए नहीं जाना, आपको डायरेक्ट उसी कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। जिनका प्रोविज़नल एडमिशन जो नहीं लेना चाह रहे इस बार, उनका नहीं है मनचाहा कॉलेज, वो यहाँ सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अभी तक काउंसलिंग नहीं कराए थे वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 500 रुपये पे करके, और जो पहले से पे कर चुके हैं लेकिन एडमिशन नहीं ले रहे, उन्हें कोई फ़ीस नहीं पे करनी होगी, वो उसी फीस में सेकेंड काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसफ़र और सेकेंड काउंसलिंग तक का प्रोसेस। अब जिन्होंने प्रोविज़नल एडमिशन ले लिया, मान लीजिए आपको ट्रांसफ़र भी नहीं अप्लाई करना, या आपने ट्रांसफ़र अप्लाई किया, आपका जो कॉलेज मिला, अब उसके आगे क्या प्रोसेस रहेगा ये सबके लिए है। अब आप सबको क्या करना होगा कि यहाँ पे फिजिकल एडमिशन के लिए जाना होगा। अभी आपका ये प्रोविज़नल एडमिशन था, अब आपका फिजिकल एडमिशन होगा, एक्चुअल एडमिशन होगा, जहाँ पे आप एडमिशन फ़ीस, आपका जो पढ़ाई की फ़ीस होती है ना, जिसको यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस बोलते हैं, ट्यूशन फ़ीस हो गया, यूनिफॉर्म का फ़ीस हो गया, वहाँ पे जिम खाना फ़ीस है, साथ में हॉस्टल फ़ीस हो गया, अगर आप हॉस्टल लेते हैं उस केस में वो सारी फ़ीस जो है आपको जमा करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपका जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, जो NSTI आपको मिला होगा, अभी तो आपने नियरेस्ट NSTI में करा लिया था, अब आपको जो NSTI या ITOT मिला होगा उसमें आपको 10 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में जाके रिपोर्ट करना है। आप 10 को भी जा सकते हैं, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, जिस भी दिन आप जाना चाहें वहाँ आप जाके रिपोर्ट करेंगे और अपना फिजिकल एडमिशन वहाँ पे कराएंगे। फिजिकल एडमिशन में आपको सारे अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे विद ये जो प्रोविज़नल स्लिप है इसके साथ में आप पैसे लेकर जाइएगा, कैश नहीं, कोशिश करिए अकाउंट में पैसे रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो फ़ी पे होती है वो सब भारत कोष में ऑनलाइन पे होती, कोई भी चीज़ जनरली आपसे कैश में नहीं लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट भले कैश में लिया जाए, जनरली NSTI की जितनी एडमिशन होते हैं वहाँ आपसे वो फ़ीस ली जाती है, वो ऑनलाइन ली जाती है भारत कोष में। ठीक है, वहीं पे आप सबमिट करते हैं और उसकी स्लिप आप वहाँ पे जमा कर देते हैं, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। फ़ीस कितनी लगती है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए हम ले आएंगे, NSTI की भी, ITOT की भी, प्राइवेट ITOT की भी। 1-2 दिन के अंदर आपको पूरा डिटेल के साथ हम वीडियो दे देंगे, किस चीज़ की कितनी फ़ीस लगती है, मेस की कितनी फ़ीस है, हॉस्टल की कितनी फ़ीस है, साल भर में कितना आपका ओवरऑल खर्च आएगा। अगर आप NSTI, ITOT या प्राइवेट ITOTs करते हैं वो पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको हम डिटेल वीडियो दे देंगे। आपका जो सेशन है वो 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 17 अगस्त से आपकी क्लासेस चलने लगेंगी, और क्लासेस सभी को करना इसमें मैंडेटरी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी अटेंडेंस अगर थोड़ी भी कम होगी तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो अपीयरिंग कैंडिडेट एडमिशन लिए हैं, ठीक है, आपको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपके जो ITI के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप कोई मिस्टेक मत करिए, उसकी तैयारी में अभी से आप लग जाइए, जिससे कि उसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से दें और अच्छा नंबर ला के पास हो जाएं। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर आपका बैक आया या आपका पेपर छूटा तो आपका CITS में एडमिशन होते हुए भी आप यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, आपका कॉलेज कोई अलॉट भी होगा तो आप यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर ले भी लेते हैं आप जाके कि आपका रिजल्ट नहीं आया वेटेड, वैसे रिजल्ट 17 अगस्त से पहले आ जाएगा आपका, बट फिर आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा। तो अब आपको अपनी ITI एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। उसके लिए आप लोग चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, स्पेशली WCS की, ED की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और ट्रेड थ्योरी की, अलग अलग ट्रेड की, उसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, जिससे कि आप CBT एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ में अब बिल्कुल भी आप पीछे ना रहिए, जो भी समय बचा हुआ उसमें अपनी तैयारी पूरा एग्जाम पर लगा दीजिए अपीयरिंग कैंडिडेट, चाहे वो डिप्लोमा में हो, चाहे BTech में हो, चाहे ITI में हो। बाकी जो पास आउट छात्र हैं वो अपनी तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए, और 17 अगस्त से आपकी क्लासेस चलेंगी। उसके लिए एकेडमिक सेशन आपका 2027 में कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। पढ़ाई करते टाइम आप सबको एक सजेशन मेरा ज़रूर रहेगा, CITS करते टाइम समय को बिल्कुल ये एक साल ये मानिएगा ना, आप एक साल जो है पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है स्पेशली उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे असाइनमेंट्स करते हुए 1-2 घंटे डेली टाइम निकालिएगा।
अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिकल को अच्छे से कीजिएगा, जिससे कि जब आप CITS पास करें उस टाइम पे आपका टेक्निकल इतना स्ट्रांग हो कि अगर आप थोड़ा बहुत एक बार बुक रिवाइज कर लें तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिटन आसानी से पास कर सकें और प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट भी पास कर सकें। तो आप CITS के साथ साथ एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, जो कि आप अगर थोड़ा सा 5-6 महीने एक्स्ट्रा मेहनत पास आउट होने के बाद CITS से कर देंगे तो आपके लिए एज अ बोनस का काम करेगा और आप आसानी से इसरो, DRDO, IOCL, BEL, NPCIL ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नौकरी आती है और टेक्निकल ही आपसे पूछा जाता है आपके ट्रेड से रिलेटेड, स्पेशली जो इंजीनियरिंग ट्रेड के छात्र हैं। तो उस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस 1 साल तक ये एक हमारी बात मान लीजिए, आप जब 1 साल के बाद निकलेंगे उसके 5-6 महीने के अंदर जो नौकरियाँ आएंगी आप खुद सोचेंगे कि हाँ चलो यार ये पढ़ाई मेरे काम आ गई और यहाँ पे मैं एटलीस्ट सिलेक्शन के काबिल हो गया हूँ। ठीक है, तो ये खुद को ज़रूर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिएगा वहाँ पे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ के वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।